गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आपके बीएससी सेकेंड ईयर में थर्मो की क्लास चल रही थी। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने कहाँ तक कर लिया था, मैंने आपको मैक्सवेल का सेकंड जो इक्वेशंस थी उसका मैंने आधा पार्ट करवा दिया था और आधा पार्ट आपको होमवर्क के लिए दिया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कर लिया होगा, और कर लिया है तो यहाँ से चेक कर लेना कि आपने सही किया है या गलत किया है, और नहीं किया है तो अच्छी बात है, वो अब देख लेना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैक्सवेल इक्वेशंस थी उनमें करते क्या थे अपन, जो उसके जो निर्देशांक होते हैं थर्मोडायनामिक्स के, उष्मागतिकी के निर्देशांक होते हैं P, V, T और S। तो इन निर्देशांकों के मध्य अपन क्या है संबंध परिभाषित करते हैं, और किन के द्वारा करते हैं, जो इसके ऊर्जा फलन होते हैं। ऊर्जा फलन कौन कौन से होते हैं, U, F, H और G। यानी इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा U हो गई, H इसकी एंथैल्पी हो गई, F इसकी हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा हो गई, और G क्या हो गई, गिब्स फ्री एनर्जी यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो अपन ने कहाँ तक कर लिया था, शायद मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया था। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ तक आए अपन कैसे। यहाँ तक अपन ऐसे आए कि जो अपनी मैंने क्या बताया था कि अपन मैक्सवेल इक्वेशंस कैसे निकालते हैं, कि जो इसके ऊर्जा फलन होते हैं उष्मागतिकी के, इन ऊर्जा फलनों का यूज करके, तो अपन ने कौन सा ऊर्जा फलन यूज किया था, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा वाला, यानी F बराबर U माइनस एस टी। तो जब मैंने F बराबर U माइनस एस टी लिखा था, तो मैंने इसका क्या लिखा था सबसे पहले, कि मैं इसको सबसे पहले अवकल रूप में लिखा था। फिर अवकल रूप में लिख के फिर मैं क्या ये करा कि मैं उष्मागतिकी का प्रथम नियम यूज करा। तो प्रथम नियम यूज करने के बाद फिर मैंने क्या किया, वही वहाँ क्या आता है, DQ आता है। तो DQ अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं, जो उष्मागतिकी का तृतीय नियम होता है। अब तृतीय नियम क्या था, ds बराबर dq अपॉन t। तो dq की वैल्यू अपने क्या आ गई थी, TdS आ गई थी। जब dq की वैल्यू TdS आ गई तो फिर अपन ने क्या किया था कि ये TdS वैल्यू dq की वैल्यू रख के, और जो वैल्यू कट रही थी अपन उसको काट दिए थे, और उसके बाद अपने पास ये वाली फॉर्म आ गई थी PdV माइनस HdT। आपने यहाँ लिख रखी हो कि इक्वेशन शायद 5 थी आपके वो। जब अपने ये आ गई थी तो सबसे पहले अपन ने क्या किया था, t इक्वल टू कॉन्स्टेंट रखा था। जब t कांस्टेंट रखा था तो अपने क्या है कि ये वाली वैल्यू आ गई थी। फिर उसके बाद t कांस्टेंट रख के dt 0 हो गया, माइनस pdv रह गया, और जब फिर मैं इसका इधर ट्रांसफर करूंगा तो फिर ये वाली आ जाएगी वैल्यू। फिर इसका मैं t के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर अपन ने लिखा था। आपके नोट्स एक बार पेज पलट के देख लीजिएगा, आपको ये सारी चीजें वहां मिल जाएगी। जो मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लिखवाई थी। इवन मैंने 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा और लिखवाई थी इसमें, कि जिससे आप क्या है फर्दर कभी आगे पढ़ो तो वो आपको प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से मैंने क्या है वो सारी चीज़ें वहाँ लिखवा दी थी, 1-2 स्टेप बढ़ा के, कि आप अगर आगे कभी पढ़ोगे तो आपकी क्या है वो सारी चीज़ समझ में आ जाए। और फिर उसके बाद यहाँ आपकी ये वैल्यू आई गई थी जब उसका टी के सापेक्ष आंशिक अवकलन करे थे और वी को कांस्टेंट रखे थे, तो ये वैल्यू आ गई थी। अब अपन वापस क्या देखते हैं, अब अपन है ना जो ये इक्वेशन 5 है, इक्वेशन 5 में पहले अपन ने टी को कांस्टेंट रखा था, अब अपन किसको कांस्टेंट रखेंगे, वी को कांस्टेंट रखेंगे। जब वी को कांस्टेंट रखेंगे तो डीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब डीवी 0 हो जाएगा तो फिर सिर्फ ये वाली वैल्यू रह जाएगी, इसको अपन इधर ट्रांसफर कर देंगे। वैसा ही काम था जैसे पहले किया था अपन ने। और फिर अपन इसका एक बार v के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर लेंगे, और v के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने के बाद अपन किसको कांस्टेंट रख लेंगे, t को कांस्टेंट रख लेंगे साइड में। और फिर अपने जो अवकलज संकारक का जो प्रॉपर्टी होती है, गुणधर्म होती है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स, वो अपन वो यूज कर लेंगे। वो यूज करते ही जो अपने को जो गिवन फॉर्म चाहिए, यानी जो अपने को रिक्वायर फॉर्म चाहिए, अपने को वो रिक्वायर्ड फॉर्म मिल जाएगी। यही अपना टास्क है। तो यहाँ तक आपने कर लिया होगा तो मैं आपको आगे लिखवा देता हूँ। एक बार आपने कर लिया होगा तो अच्छी बात है, और एक बार आप यहाँ से करने के बाद चेक कर लीजिएगा कि आपने जो किया था वो सही किया है या गलत किया है। तो मैं यहाँ क्या लिखता हूं कि समीकरण 5 से, तो समीकरण 5 क्या था अपना, df बराबर माइनस पी डीवी माइनस एस डी टी, ये अपना इक्वेशन 5 थी। अब मैं यहाँ क्या करता हूं कि पहले अपन ने जो केस फर्स्ट था अपन ने उसमें तो
टी को कांस्टेंट रखा था तो डी टी 0 हो गया था। अब अपन यहाँ क्या करेंगे, कैस सेकंड क्या लेंगे, अपन वी को कांस्टेंट रखेंगे। तो अपन कैस सेकंड क्या करते हैं, कैस सेकंड कि इफ यदि v इक्वल टू कांस्टेंट, यानी अपन ने इसको नियत कर दिया v को। जब अपन ने v को नियत कर दिया तो dv क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए dv बराबर 0 हो गया। तो फिर अपन ये dv की वैल्यू समीकरण 5 में रख देंगे। तो यहां क्या आएगा, df बराबर माइनस एच डी टी। भाई अपन ये वैल्यू रखेंगे तो ये टाइम तो 0 हो जाएगी। अब ये भी लिखने की जरूरत है क्या, देख लो भाई, कोई बात नहीं है, लिखेंगे। तो ये -0 माइनस एच डी टी, थोड़ा लेवल क्या है अब बढ़ा लो भाई। यूनिवर्सिटी आपको लिखने के नंबर देती है पर ऐसे लिखने के नंबर भी नहीं देगी कि अपन बिल्कुल ये सारी चीजें अपन बिल्कुल ही मेंशन करके चले। अब मैं तो बता दूंगा, कोई बात नहीं है, छापो भाई, अब क्या करें, बताएंगे। तो डी एफ बराबर माइनस एच डी टी, अपने ये फॉर्म आ गई। अब मैं क्या करता हूं कि जो ये एच डी टी है, ये डी टी को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो जो अपने को गियम वो जो अपने को रिक्वायर्ड फॉर्म चाहिए अपने को वो मिल जाएगी। भाई अपन पहले भी यही काम कर रहे थे, अब भी यही काम कर लेंगे। आपको शायद ये वाली वैल्यू दिख नहीं रही होगी तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ। यहाँ थोड़ा क्या है कि फोकस आ रहा है सीधा वहाँ से, तो आप यहाँ लिख लो थोड़ा सा साइड में, हाँ यहाँ लिख लो डी एफ बराबर माइनस एच डी टी। अभी अपने ये टर्म आ गई। अब मैं क्या करता हूँ कि जो ये डी टी है मैं इसका इधर ट्रांसफर कर देता हूँ और आंशिक अवकलन के रूप में लिख लूंगा। तो अपन क्या करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल टी, और अपने यहाँ क्या कांस्टेंट रखा था, v इक्वल टू कांस्टेंट। अपन ने v को कांस्टेंट रखा था यहाँ पे, तो v कांस्टेंट हो गया, इक्वल टू क्या आ गया, माइनस एस आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, जो अपने ये गिवन टर्म, वो जो अपने ये टर्म आई है, ये वाली, ये जो मैंने बॉक्स में लिखाई है, तो जो ये टर्म आई है मैं इस टर्म का क्या करता हूँ, एक बार v के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर देता हूँ, और आंशिक अवकलन के साथ क्या कांस्टेंट रख दूंगा, t कांस्टेंट रख देंगे। तो यहां मैं क्या लिखता हूं कि आंशिक अवकलन करने पर वो v के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पे तथा t इक्वल टू कांस्टेंट। यहां क्या लिखेंगे, v के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर तथा t इक्वल टू कांस्टेंट, यानी नियत कर देंगे अपन इसको। तो यहां तक लिख लो एक बार। तो फटाफट छापो, क्यों ये सारा एक जैसा काम है। अब इसमें भी कोई ये तो है नहीं कि अब मैं आपको सारी चीजें ऐसे अब देख देख के लिखोगे, और मैं उम्मीद करता हूं आपने लिख भी लिया होगा। क्यों, ये एक जैसा काम है, अपन बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसी लिखने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप बोर्ड पे एक एक वर्ड या फिर एक एक जो लाइन देख के लिखोगे। आपको तो बस एक बार पता चल जाए, सारा का सारा छाप दोगे, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई ऐसा है नहीं। और सबसे मेन बात कि ये एग्जाम में पूछा और जाता है। जो मैक्सवेल्स इक्वेशंस हैं उस पर वीवीएम लगा लेना अभी से, और कभी भूले भटके याद आ जाए, जब कभी आपको फेसबुक व्हाट्सएप से यहाँ से अगर आपको कभी टाइम मिल जाए, जो आपने फ्लैट ले रखा है तो उस फ्लैट से अगर कभी टाइम मिल जाए तो यहाँ पे भी आ जाना कभी, तो इन सारी चीज़ों को देख लेना, एग्जाम में पूछ ली जाती है कई बार ये। और जो थर्ड इक्वेशन है मैक्सवेल की, वो आप खुद से करोगे। खुद से क्या करोगे, उसमें मैं आपको जो ऐसी टर्म बनेगी ना, ऐसी टर्म यहां तक मैं आपको करवा दूंगा। हालांकि वो भी आप खुद से कर सकते हो अगर मैं एक बार आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं तो, पर मैं यहां तक करवा ही दूंगा, कोई बात नहीं है।
जो ये इक्वेशन 5 है ना, ऐसी इक्वेशन एक वहाँ पे भी बनेगी। तो वहाँ तक मैं आपको करवा दूंगा, उसके बाद जो अगला टास्क होगा वो आपका होमवर्क होगा, तो आप कर लेना, वरना तो फिर नेक्स्ट क्लास होगी वहाँ मैं करवा ही दूंगा आपको वो। हालांकि मेरे को ये वर्ड बोलना नहीं चाहिए, फिर आप लोग क्या करोगे नहीं फिर उसके बाद में। तो आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। तो अपन क्या करते हैं, अब v के सापेक्ष जो ये टर्म है इसका एक बार डेरिवेटिव करते हैं पार्शियली, यानी आंशिक अवकलन कर देंगे एक बार। जब आंशिक अवकलन कर देंगे तो आंशिक अवकलन करने के पश्चात या बाद में अपन क्या रख देंगे, t को कांस्टेंट रख देंगे। जब t कांस्टेंट रह जाएगा तो अवकलन संकारक का गुणधर्म लगा लेंगे, और जो अपने को गिवन फॉर्म, वो जो रिक्वायर्ड फॉर्म है अपने को वो मिल जाएगी। तो अपन क्या लिखेंगे, वो ये लिख लिए। अब अपन क्या करेंगे, इसका एक बार v के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर लेंगे। तो डेल अपॉन डेल v, और ये क्या आ जाएगा, डेल f अपॉन डेल t। यहाँ क्या है, v कांस्टेंट है तो ये लिख देंगे v इक्वल टू कांस्टेंट, और बाहर अपन ने क्या कांस्टेंट रख रहे हैं, t इक्वल टू कांस्टेंट रख रहे हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, t इक्वल टू कांस्टेंट आ गया, इक्वल टू, भाई अपन ने LHS वाला काम कर लिया। अब RHS में देखेंगे तो RHS में क्या आ रहा है, माइनस डेल एस अपॉन डेल v, और यहां क्या आ जाएगा, t इक्वल टू कांस्टेंट। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये अपन इसको दे देते हैं इक्वेशन 7। अब जो अपने अवकलज संकारक वाली प्रॉपर्टी थी या अवकलन वाली प्रॉपर्टी थी, वो क्या थी, मैंने 2 बार बता दिया शायद वो आपको। तो वो क्या थी, अवकलज संकारक के गुणधर्म से अपन लिखेंगे, अवकलज संकारक के गुणधर्म से क्या था, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, अवकलज संकारक की क्या प्रॉपर्टी थी, लिखवा दी थी मैंने आपको पहले भी, एक बार और देख लो, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स। अपन कर सकते हैं यार, आपने शायद फर्स्ट ईयर में तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, पर सेकंड ईयर में पढ़ोगे ना, शायद फर्स्ट ईयर में भी था ऐसी प्रॉपर्टीज, तो आपने वहां पे देख लिया होगा। और बाकी अब जब आप वहां देखोगे डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आपके जो बुक चलती है मैथ में, वहां पे ये सारी प्रॉपर्टीज आती है, तो आप वहां से भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। और नहीं मिलेगी तो आप ये चीज याद रख लेना, भाई लर्न कर लेना ये चीज क्यों आपके बार बार आ रही है, और सोच लेना भाई ऐसी कोई प्रॉपर्टी होती है। अब ये सारी चीज तो क्या है मैं बता भी नहीं सकता, भाई एक्सप्लेनेशन दे नहीं सकता कि ये प्रॉपर्टी आई कैसे है, वरना तो फिर गई 2-3 क्लासें तो इसी में। इसको अपन दे देते हैं समीकरण 8। अब एक चीज देखो कि जो समीकरण 7 और जो समीकरण 6 है, अगर उसमें अपन ये वाली प्रॉपर्टी लगाएं तो अपने क्या आएगा, एक बार आप समीकरण 7 और समीकरण 6 को देखो तो उसमें यही वाली प्रॉपर्टी काम आ रही है। एक बार अगर पहले मैं x के सापेक्ष कर रहा हूं, वो पहले y के सापेक्ष कर रहा हूं, उसके बाद x के सापेक्ष कर रहा हूं, अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं आपस में एक दूसरे को बदल दूं, तो जो इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 है उनमें जो LHS पार्ट है वो दोनों बराबर हो जाएंगे इस वाली प्रॉपर्टी से, और जो बराबर हो जाएंगे, जब अपने LHS बराबर हो गए तो RHS अपने आप बराबर हो जाएंगे। मैं देख लो एक बार, आप क्या है पेज पलट के देख ही लो, जो आपका समीकरण 6 और समीकरण 7 का जो LHS पार्ट है, अगर मैं वहां पे ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊं, अगर इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं t को और v को, तो ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे। आपको दिख रहा होगा बिल्कुल अच्छे से, जो इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 है उनका LHS पार्ट देख लो, आप देख लो एक बार अच्छे से। मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ डेल अपॉन डेल टी है और डेल अपॉन डेल वी है, और यहाँ डेल अपॉन डेल वी और डेल अपॉन डेल टी है। भाई मैं यहाँ लिख के बता देता हूं आपको, यहाँ LHS पार्ट लिख रहा हूं मैं, ये तो 6 का है, डेल अपॉन डेल टी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वी, ये कांस्टेंट वगैरह है, ये सारी चीज आप देख लेना।
मैं यहाँ लिख नहीं रहा, बाकी मैं आपको जो इंटरचेंज क्या हो रहा है वो चीज़ बता रहा हूँ। ये इक्वेशन 6 का मैंने LHS पार्ट लिख दिया। अगर मैं इसको v को इधर लिख लूँ और t को इधर लिख लूँ, इंटरचेंज कर दूँ, तो वही बात रहेगी भाई, डेरिवेटिव तो दोनों के सापेक्ष ही हो रहा है ना भाई, दोनों के रेस्पेक्ट में हो रहा है। एक बार v के रेस्पेक्ट में हो रहा है, एक बार t के रेस्पेक्ट में हो रहा है भाई। डेरिवेटिव तो अपने को दोनों को दोनों के उस पर करना है, तो हो रहा है दोनों के उस पर, दोनों के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूं तो कौन सा क्या फर्क आने वाला है? कुछ भी नहीं होगा। क्यों? एक बार तो अपने को टी के रेस्पेक्ट में करना है, एक बार वी के रेस्पेक्ट में करना है। भले चाहे पहले वी के कर लो या टी के कर लो, किसी के भी अपन कर सकते हैं रेस्पेक्ट में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, मैं इसको इंटरचेंज कर देता हूँ, तो ये क्या जाएगा, डेल अपॉन डेल वी तो मैंने बाहर लिख लिया, और डेल अपॉन डेल टी ये ऐसे हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल टी। एक जैसी फॉर्म होगी क्या है भाई, इंटरचेंज किया है जो कर लिया अपन ने। तो अब ये वाली प्रॉपर्टी आपके समझ में आएगी कि ये जो इक्वेशन 8 है, ये वाली प्रॉपर्टी भाई अपन ने कैसे चेंज किया है। अब अपन क्या लिखेंगे कि इक्वेशन 6, 7 और 8 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन 6, 7, 8, तो अपन क्या लिखेंगे कि समीकरण 7, 8 व 9 से। तो जो समीकरण 7, 8 और 9 है, उनसे आपको क्या पता चल रहा है कि ये यानी समीकरण 6 का RHS और समीकरण 7 का RHS पार्ट क्या है, बराबर हो जाएंगे जो इस प्रॉपर्टी से। तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे कि माइनस डेल पी अपॉन डेल टी, यहाँ क्या है v कांस्टेंट है। ये तो हो गया 6 का, ये तो हो गया समीकरण 6 का RHS पार्ट हो गया, और समीकरण 7 का RHS पार्ट क्या हो जाएगा, माइनस डेल एस अपॉन डेल वी। और ये हाँ, यहाँ क्या आ जाएगा, टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा। अब क्या है, यहाँ दोनों में माइनस लग रहा है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये और ये। तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो अपने लास्ट वाली फॉर्म आ जाएगी, जो क्या आ जाएगी, डेल पी अपॉन डेल टी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट बराबर डेल एस अपॉन डेल वी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन आई है 9, ये अपनी क्या कहलाती है, मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन है ये इक्वेशन 9 हो गए। और इसको यहाँ पे लगा लेना MTR, यानी मैं तुझे रटूंगा। रट लेना, काम आ जाएगी, याद कर लोगे तो ये अपनी क्या हो गई, मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन हो गई। तो यहां नीचे क्या लिख दोगे कि यही मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण कहलाती है। दिख रहा है यहां पे, हाँ, यही मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण कहलाती है। तो जो मैंने होमवर्क दिया था वो आपका सिर्फ ये था। अब इतना सा होमवर्क यार 2 दिन की छुट्टियों में भी नहीं करे होंगे, तो क्या ही कर सकते हैं फिर उसका। तो कोई बात नहीं, छापो। ये इधर वाली चीज मत लिखना, ये तो क्या है कि जो मैंने पढ़ा दिया था वो सारी चीजें थी पहले वाली, इसको तो आप कहीं लिख लो, ये आपने लिख चुके पहले ही। भरोसा नहीं है, 1-2 तो क्या है सोए हुए रहते हैं, सुबह सुबह जैसे उठ के ही आए, उनको पता ही नहीं रहता कि पहले कौन सी चीज लिखनी है और कौन सी चीज नहीं लिखनी, तो वो तो उधर से ही छापेंगे। अब क्या पढ़ेंगे अपन, मैक्सवेल का तृतीय समीकरण पढ़ेंगे, और वो आपका होमवर्क रहेगा, जो मैं आपको बता दूंगा कि करना क्या है, हिंट दे दूंगा मैं आपको थोड़ा सा।
तो यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, तो मैं हटा देता हूँ यहाँ तक का। चलो देख लो, ये कोई एक दो लाइन रह गई हो तो लिखो फटाफट। चलो लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा होगा तो रिकॉर्डेड वीडियो है, आराम से पूछ करके लिखते रहना। अब मेरे को क्या है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है और बच्चे भी देखते हैं इनको, यहाँ जो बैठे रहते हैं। तो फिर अपन फर्दर आगे क्या पढ़ेंगे, मैक्सवेल का तृतीय समीकरण। लिखो मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन, हेडिंग डालो मैक्सवेल का तृतीय समीकरण। जो मैक्सवेल की जो थर्ड इक्वेशन है, अपन इसको किसके बेस पे निकालते हैं, मैंने क्या बताया था, ऊर्जा फलनों के द्वारा अपन इनको व्यक्त करते हैं, परिभाषित करते हैं। अब इसमें अपन कौन सा ऊर्जा फलन यूज करेंगे, अपन इसमें पढ़ेंगे वो करेंगे एंथैल्पी वाला। तो मेरे को बताओ सबसे पहले कि एंथैल्पी होती क्या है। एंथैल्पी होती है U बराबर H, वो H बराबर U प्लस PV। मैंने बताया था एंथैल्पी यही होती है, H बराबर U प्लस PV। तो एंथैल्पी को अपन भाई ये क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है। मैंने जो एंथैल्पी पढ़ाया था सबसे पहले, वहां क्या लिखवाया था कि उष्मागतिकी में कुल ऊर्जा को एक नई भौतिक राशि द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। तो एंथैल्पी क्या है, मैंने बताया था कि जो इसके ऊर्जा फलन होते हैं उष्मागतिकी के, तो इन ऊर्जा फलनों में कौन कौन से आते हैं, U, H, F और G। ये इसके क्या होते हैं, ऊर्जा फलन होते हैं। जो अभी ये इसके ऊर्जा फलन हो गए, तो अपन ऊर्जा फलनों के द्वारा ये मैक्सवेल के इक्वेशंस निकालते हैं। तो अपन क्या करेंगे, जो एंथैल्पी है, अपन एंथैल्पी का पहले तो सबसे पहले जो अपन ने सेकंड इक्वेशन निकाली थी, वैसे ही एंथैल्पी के लिए निकालेंगे कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एंथैल्पी का अवकलज के रूप में लिख लेंगे। एंथैल्पी को अवकलज के रूप में लिखने के बाद अपन क्या करेंगे, जो अपना वही काम करेंगे जो उष्मागतिकी का प्रथम नियम और उष्मागतिकी का तृतीय नियम। तो यहाँ ये यूज करके दोनों नियम उष्मागतिकी के, थर्मोडायनेमिक्स के दोनों लॉ यूज करके अपन इसको जो अपना अवकलज के रूप में लिखे थे, अपन वहाँ वो वैल्यू पुट कर देंगे। वहाँ वैल्यू पुट करने के बाद जो अपने जो गिवन फॉर्म चाहिए वो मिल जाएगी अपने को। उसके बाद आप फिर आराम से घर पे आपको होमवर्क मिलेगा, तो एक बार आप शायद v के सापेक्ष और एक बार s के सापेक्ष आप अवकलन करते रहना, जीरो करते रहना, और आराम से जो मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन आपके आ जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि अपने को करना क्या है कि सबसे पहले अपन लेंगे एंथैल्पी। एंथैल्पी को लेके अपन उसका अवकलज के रूप में लिख लेंगे। तो अवकलज के रूप में लिखने के बाद अपन उसका क्या करेंगे, उष्मागतिकी का प्रथम और तृतीय नियम यूज करेंगे। तो जो ये दोनों नियम यूज करने के बाद अपने पास क्या है, जो एंथैल्पी की जो अवकलज के रूप में जो अपने को रिक्वायर्ड फॉर्म चाहिए वो अपने को मिल जाएगी। और उसके बाद अपन फिर उनका क्या है कि केस फर्स्ट और केस सेकंड लगा लेंगे, और जो अपने को लास्ट जो रिक्वायर्ड फॉर्म आ जाएगी, वो जो रिक्वायर्ड फॉर्म होगी अपने को वो उससे मिल जाएगी। तो ये तो आपको मिलेगा होमवर्क, और मैं आपको थोड़ा सा आधा पार्ट करवा देता हूँ। उसके बाद दोनों केस जो होंगे आप वो खुद यूज करोगे, और अगर नहीं होंगे तो मैं आपको कल बता दूंगा। एक बार क्या है, आप खुद से ट्राई करोगे तो आपको फिर क्या है, आगे पढ़ने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो फोर्थ इक्वेशन है वो आप अपने आप निकाल लोगे। और ये चीज़ क्या है कि करना जरूरी है। एक बार आप भले गलत हो जाए ये मैटर नहीं करता, पर आपने कि ट्राई किया है या नहीं किया ये मैटर करता है। गलत यार एक बार बताओ कि करोगे तो गलत भी होंगे, ऐसे तो कोई है नहीं। और ये तो है नहीं कि अगर आपने गलत भी कर दिया हो तो आपको कोई फांसी की सजा हो रही है या काले पानी की सजा हो गई, ऐसा कोई वो नहीं है।
स्टूडेंट है, अगर अपन पढ़ेंगे तो गलत भी होंगे और एक बार गलत होगा और फिर उसके बाद आप करोगे तो जो गलती हुई है आप वो वापस गलती नहीं करोगे। इन फ्यूचर क्या है कि जब आप पेपर दोगे ना तो वहाँ ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। अगर अपन खुद से नहीं करते ना तो आप फिर करते हो तो आपको फिर क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है वहाँ पे कि अपन यार कि कौन सी फॉर्म को अपन कांस्टेंट रखें और कौन से को नहीं करें। तो एक बार देख लो। तो अपन एंथैल्पी क्या होती है, H बराबर U प्लस PV। तो अपन लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हालांकि जानते वानते कुछ भी नहीं हो पर लिखो वी नो दैट, हम जानते हैं कि H बराबर U प्लस PV। ये अपनी क्या आ गई, एंथैल्पी होती है ये। अब ये अपनी एंथैल्पी हो गई तो अपन क्या करेंगे, इसमें इसको अवकलज के रूप में लिख लेंगे। किसके रूप में लिखेंगे, अवकलज के रूप में। तो लिखो अवकलज के रूप में लिखने पर तो अवकलज के रूप में लिखेंगे तो मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, डेरिवेटिव कर दूंगा, इसका अवकलन कर दूंगा। तो इधर तो क्या हो जाएगा DH और इधर क्या हो जाएगा U प्लस PV। सॉरी ये DV आ रहा है बार बार में, यहाँ V लिखोगे आप। और देखो मैं सारी स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ तो ये चीज़ अच्छे से देख लो, बार बार चीज़ें रिपीट हो रही है तो आप खुद से कर लोगे। मैं आपको आधी तो ये डेरिवेशन करवा देता हूँ, आधी आप जो केस फर्स्ट और केस सेकंड खुद से कर लेना, और नहीं होंगे तो अपन कल बता देंगे आपको। तो यहाँ क्या आ जाएगा DH बराबर DU प्लस, एक बार मैं किसके रेस्पेक्ट में करूंगा, V के रेस्पेक्ट में कर दूंगा, U इंटू V लगा देंगे यहाँ पे, PDV प्लस, सॉरी रेस्पेक्ट में नहीं करेंगे, U इंटू V लगा देंगे, एक बार V का कर देंगे एक बार P का कर देंगे तो अपने पास ये फॉर्म आ जाएगी। इसको आप समीकरण नंबर दे दो 1। अब मेरे को बताओ जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है। तो फर्स्ट लॉ है dq बराबर du प्लस dw। तो dw जहां क्या है, निकाय की दाबायतन ऊर्जा, जिसको अपन किस फॉर्म से लिखते हैं, p dv से। तो अपन क्या लिखेंगे कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, dq बराबर du प्लस dw। और dw क्या है, pdv होता है भाई, निकाय की दाब आयतन ऊर्जा होती है। मैंने आपको बता चुका, मैं पहले भी एक बार फिर से बता दिया मैं, तो आप लिख लोगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि dw बराबर pdv, तो मैं यहाँ ये pdv लिख दूंगा dw की जगह। तो ये क्या आ जाएगा, dq बराबर du प्लस pdv। आप इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। और अगर थोड़ी सी भी शर्म आ रही होगी तो आप खुद से लिख लोगे ये सारी चीजें। भाई मैं आपको 2-3 बार करवा चुका ये सारी चीजें, अब एक ही एक चीजें अगर फिर से रिपीट कराऊंगा तो थोड़ी बहुत तो शर्म आ रही होगी ना आपको भी। और नहीं आ रही है तो छाप लो यहाँ से, कोई बात नहीं है, करवाएंगे भाई। छापो फटाफट छापो। रिकॉर्डेड वीडियो है, पॉज करके देख लेना। अब मेरे को क्या है कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो मैं यहाँ तक हटा देता हूँ। हेडिंग वगैरह आपने सामने डाल ही लिया होगा, पॉज करके देखते रहना, आप आराम से लिखते रहना। तो मैं क्या करूँगा, ये समीकरण 1 से समीकरण 2 में मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। तो अपन क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर
तो यहाँ से मैं ये डी एच बराबर क्या हो जाएगा, डी एच बराबर डी क्यू। भाई ये और ये वैल्यू सेम ही तो है, तो यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, डी क्यू प्लस वी डी पी। इसको आप समीकरण नंबर 3 दे दूं। अब मेरे को एक चीज बताओ कि जो ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम क्या होता है। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम होता है डी एस बराबर डी क्यू अपॉन टी। कई बार लिख चुके, मैंने कहा था इन सारी चीजों को याद कर लेना, ये बार बार काम आएगी। अब बार बार हर बार आप पेज पलट के थोड़े ना देख पाओगे, तो लिखो ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम से। तो ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम क्या होता है, डी एस बराबर डी क्यू अपॉन टी। तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, टी डी एस हो जाएगा। भाई मैं इसका इधर टी का इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, टी डी एस। ये अपना समीकरण नंबर 4 हो गया। अब मैं समीकरण 3 में समीकरण 4 से डी क्यू की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो अपन क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 में समीकरण 4 से मान रखने पर, समीकरण 3 में समीकरण 4 से मान रखने पर, तो यहां पे अपन ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो डी एच बराबर क्या आ जाएगा, टी डी एस प्लस वी डी पी। ये अपने को जो रिक्वायर्ड फॉर्म थी, मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको यहां तक करवा दूंगा, ये अपनी रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई। अभी इसके बाद आपको करना क्या है कि अपन ने पहले यहां तक का देखो। सबसे पहले तो यहां तक अपन ने क्या किया है कि अपन ने जो एंथैल्पी है उसको लिया है। एंथैल्पी का अपन क्या करें, सबसे पहले अवकलज संकारक के रूप में लिख लिया एंथैल्पी को। जब एंथैल्पी को अपन अवकलज संकारक के रूप में लिख लिए, तो उसके बाद अपन क्या करें, ऊष्मागतिकी का प्रथम और ऊष्मागतिकी का जो तृतीय नियम है वो दोनों यूज करें, और वो दोनों यूज करके क्या करें, जो अपना एंथैल्पी का अवकलज रूप था उसमें पुट करें। और क्या है, उसके अलावा अपन ने और कोई एक्स्ट्रा काम किया नहीं। और ये काम अपन जो पिछली वाली डेरिवेशन थी वहां भी करे थे, वहां भी सेम काम था, बस वहां एक स्टेप थी तो वो थोड़ी सी चेंज हो रही थी। बाकी स्टेप भी चेंज क्या हो रही थी, जो ये सिर्फ ये टीडीएस और वीडीपी है वहां पे बस वो अलग अलग फॉर्म आ रही थी, इसकी और इसकी जगह। यहाँ पे बस शायद यहाँ टी आ रहा था और ऐसा कोई था नहीं है कुछ अलग काम बस। तो आप अब आपको करना क्या है, यहाँ तक आप लिख लोगे। इसके बाद आपको करना क्या है कि सबसे पहले एक बार आप एस को कांस्टेंट रखोगे, केस फर्स्ट। उसके बाद आपके कहीं ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपके ये वैल्यू आ जाएगी, सिर्फ इतनी वैल्यू बच जाएगी। जब आपके ये डी एच बराबर वी डी पी आ गया, तो पी को इधर ट्रांसफर कर देना। और जब पी को इधर ट्रांसफर करोगे तो फिर अवकलज का वो अवकलज के रूप में एक बार आंशिक अवकलज के रूप में लिख लेना इसको। और अवकलन किसके सापेक्ष करोगे, एक बार एस के सापेक्ष कर लेना और एक बार पी के सापेक्ष कर लेना। जब पी के सापेक्ष कब करोगे, जब अपन पी को कांस्टेंट रखेंगे तो डी पी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तब पी के सापेक्ष कर लेना। बस सेम काम है जो अपन ने अभी जो 2-5 मिनट पहले किया है, वैसा डिट्टो काम है। तो ये आपको मिलता है होमवर्क, आप खुद से कर लोगे तो क्या है कि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी ये सारी चीजें करने में। वरना मैं तो कर ही दूंगा, मुझे तो क्या प्रॉब्लम है भाई, मैं तो ऐसे भी करवा ही रहा हूं। पर एक बार क्या है, ये सारी चीजें आप खुद से करोगे तो आपके लिए ही फायदा रहेगा। वरना तो कोई बात नहीं, आपने यहाँ पैसे दिए हैं, अच्छी बात है, तो करवा दूंगा मैं, तो क्या है। तो आज की क्लास आपकी यहीं कंप्लीट होती है। और ये सारी चीज आप एक बार खुद से कर लेना, हो जाती है अच्छी बात है, नहीं होती है तो और भी अच्छी बात है कि आपने कुछ तो सीखा। मैटर ये नहीं करता कि आपने क्या रटा है क्या नहीं रटा, आपने कितना क्या सीखा है ये मैटर करता है। गलत कर लोगे कोई बात नहीं है, गलत सबसे होता है। जब हम पहली बार कर रहे थे ना, जब हम बीएससी में थे, तब हमसे भी गलती होता था। ऐसे थोड़े ना कि हम भी कोई माता रानी का आशीर्वाद आ गया हमारे पे कि हमने बस बढ़ते सीधे सारे के सारे सीधे ठोक दिए, सही के सही कर दिए। ऐसा कुछ ही नहीं होता, जो सब होते हैं वो सब गलत ही करते हैं स्टार्टिंग में। तो कोई बात नहीं, आप गलत करोगे कोई बात नहीं, पर करना जरूर एक बार, बाकी तो मैं आपको करवा ही दूंगा। तो आज की क्लास आपकी यहीं कंप्लीट होती है। राधे राधे।